आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस समय मैं आपको बता चुका हूं कि बैतूल के पाताखेड़ा में है, जहां पर भारतीय संविधान दिवस को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया। और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में एक जाना माना नाम जो कि बाबा साहब के विचारों को पूरे देश के अंदर में प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं। और आज वो जब हमने उनका वक्तव्य सुना संविधान दिवस पर, उनके जो वक्तव्य थे, यहाँ के जो दर्शक हैं काफ़ी खुश नज़र आए। तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती में एक बार फिर से आपका स्वागत करूँ। थैंक यू। जय भीम। वी लव बाबा साहब के सभी दर्शकों को हमारा सस्नेह क्रांतिकारी जय भीम। थैंक यू। मैडम, आज संविधान दिवस पर पूरे देश के लोगों के लिए ऐसी कौन सी बात कहना चाहेंगी जो काफ़ी अहम है? संविधान को अगर बचाना है तो पहले तो संविधान का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो समझना पड़ेगा। हालांकि आज वक्त की कमी की वजह से मैं वो अमेंडमेंट प्रोसीजर यहाँ समझा नहीं पाई, पर उस अमेंडमेंट प्रोसीजर में आर्टिकल 368 के तहत एक अमेंडमेंट कहा गया है जो आर्टिकल 368C है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको समूचा ढांचा ही बदलना है उसका, तो ढांचा बदलने के लिए आपके पास क्लियर कट मेजॉरिटी चाहिए। सेंटर में जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो और स्टेट में भी 2/3 मेजॉरिटी हो, वो ढांचा बदल सकते हैं। मैं आज के अवसर पर सभी बाबा साहब के अनुयायियों को यह बताना चाहूँगी कि आप इस भ्रम में ना रहे कि खतरा नहीं है। खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी हैज़ अ क्लियर कट 2/3 मेजॉरिटी इन सेंटर। 1 बाय 1 एक स्टेट वो कैप्चर करेंगे, तो शायद जो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर का जो एक प्री कंडीशन है वो पूरा होता नज़र आएगा। तो अगर आपको रोकना है तो स्टेट बाय स्टेट रोकना ही होगा। और स्टेट बाय स्टेट रोकने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, अगर इस आंदोलन को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें EVM मशीन डिनाई करना पड़ेगा। ये पहली अहम बात कि बैलेट बॉक्स से चुनाव हो, EVM हमें हटाना है। और दूसरी अहम बात कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो फेसबुक और ट्विटर से भी ज़्यादा वो बैलेट बॉक्स से रिफ्लेक्ट हो, ये बड़ा ज़रूरी है। जिस दिन यह आइडियोलॉजी बैलेट बॉक्स से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, उस दिन से यह कारवां कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस यही बात आज के दिन मुझे लगता है बढ़िया। मैं आपसे आखिर में बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो भी इजाज़त ले रहा है, काफ़ी देर से आपका भाषण उसने रिकॉर्ड किया। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना, कांग्रेस, NCP की सरकार है और भी प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है संविधान को सही मायनों में इम्प्लीमेंट कर रही है या संविधान का सम्मान कर रही है क्या? देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है जो 3 पार्टियों से मिलकर चल रही है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप उस सरकार को सपोर्ट भी करती हैं, इसलिए पूछ। नहीं, हम सपोर्ट करते हैं। मतलब हमने कुछ इस तरह से जानबूझकर, सोच समझकर ये कदम उठाया है। हालांकि हम कभी भी राजनीति में नहीं गए हैं, लेकिन इस चुनाव में हमने यह अहम कदम उठाया, क्योंकि मैंने कहा कि क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ जो बीजेपी बढ़ रही है और बढ़ते समय उनके एजेंडे हमारे ध्यान में आ रहे हैं। अगर उनके एजेंडों को नाकाम करना है और इस संविधान को बचाना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। और उन कदमों को रोकने के लिए ही, उसकी रोकथाम के लिए ही हमने एंटी बीजेपी स्टैंड लेने का तय किया महाराष्ट्र में। अब रही बात कि क्या महाराष्ट्र की सरकार क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमल के साथ चल रही है, तो देखिए, इसकी प्री कंडीशन ये थी कि बीजेपी को रोकना है। वो रोकने के लिए ये 3 लोग इकट्ठे आ गए। दूसरी बात, सिर्फ 1 साल हुआ है। ये सोचने लायक है कि बीजेपी की रोकथाम करने के लिए 2 बिल्कुल ही विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठे आए हैं, कांग्रेस और शिवसेना। कुर्सी के लिए भी आप कुर्सी के लिए कहिए एज अ पत्रकार, लेकिन इससे ये दूसरी चीज़ को आप नकार नहीं सकते कि बीजेपी इससे साइड में रह गई है, यानी कि एक स्टेट कम हो गया। इस स्टेट ने एक बड़ा मैसेज दिया। देश के सबसे बड़े सुलझे हुए राज्य से यह मैसेज निकला कि हाँ, बीजेपी को रोका जा सकता है। और वह मैसेज पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचा, वह मैसेज MP तक पहुंचा, लेकिन कहीं कहीं MP टूट गई। वह मैसेज अलग अलग स्टेट में अब जा पहुंचा है। अब
यह मैसेज ज़रूरत है कि पूरे भारत भर में फैलाने की। एक साल पर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि क्या ये संविधान के साथ चल रही कि नहीं रही चाहिए। मुझे लगता है कि 5 साल का पूरा समय उनको देना चाहिए, फिर देखेंगे। और ये भी तय है कि जहाँ कहीं हमें लगे कि ये तीनों में से एक भी पार्टी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, उसको सपोर्ट जिन हाथों से किया है, हम उसको रोकने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए बीजेपी को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं शत्रु जब सामने से दुश्मन आता है तो बजाय सभी को एक साथ निपटने के आप 1 बाय 1 निपटते जाइए। हमारे लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा हमारे विचारों का अगर शत्रु कोई है तो वो बीजेपी है, और हम उसको निपटने की बस उस तश में है। कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक, अभी तक तो रात के 12 बजे या 8 बजे उठ के बोलते थे कि नोट बंद हो गया या जीएसटी लागू होगी। आज इस बार उन्होंने सुबह सुबह बात कही कि कृषि कानून जो है सरकार वापस लेती, तीनों कृषि कानून। उस पर क्या, ऐसा क्यों कहा? ये इसका आप स्वागत करेंगे? विम्सिकल बातें होती है कि देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई उद्घोषणा करते हैं वो रात के 12 बजे करते हैं। जीएसटी की घोषणा, नोटबंदी की घोषणा, जितनी भी घोषणाएं आज तक हुई वो रात के 12 बजे कर दी है। इस बार चलो शुक्र है कि उन्होंने सुबह घोषणा की, लेकिन उसके पहले आप स्वागत नहीं करेंगे? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ऐसे कहेंगे कि चलो देर से थोड़ा सुधर गया है। ये क्या है ना, हम किसानों को बड़ी बधाई देंगे। हम कहेंगे कि किसानों में वो बात होती है कि बैल कितना भी जिद्दी और अड़ियल हो, किसान उसे हल में जोत ही लेता है। और इस बार इस सत्ता का बैल इन किसानों ने जोत लिया है अपने हल में। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और मोदी जी ने कोई मेहरबानी नहीं की है, बल्कि जो मुंह के बल गिरे हैं स्टेट इलेक्शनों में, उससे उन्होंने कुछ सीख पा ली है। और वो 2 डिसीज़न लिए हैं। एक, डीजल पेट्रोल 10 या 5 रुपए से कम करना, या किसानों के कानून वापस लेना। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्शन में जो उनकी हार हुई है उसकी वजह से, वरना ये लोग तो उन्हें आंदोलनजीवी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, आतंकी, और बाहरी कंट्रियों ने इन्होंने फंडिंग किया है, यहाँ तक बीजेपी और भक्तों ने बात की है। तो बीजेपी की इसमें कोई उनकी क्या कहेंगे, उनका अभिनंदन करने वाली कोई बात है ही नहीं। हालांकि ये तो आलोचना वाली बात है कि आपकी वजह से इतने सारे किसान बॉर्डर पर मर गए। अगर आपको ये कानून वापस ही लेना था तो आपने वो लागू क्यों किया? किसानों को 6-7 महीने से वहाँ पर बॉर्डर पर क्यों बिठा कर रखा? इतने सारे किसानों की जानें गई उनके हत्यारों के तौर पर। उल्टा हम तो कहेंगे कि जो लोग इससे जिम्मेदार हैं उन पर दफ़ा 302 के तहत इन सभी पर केस चलाना चाहिए, क्योंकि इन सारे किसानों की हत्याओं के जिम्मेदार यही सरकार है। तो जो सरकार किसानों के खून से रंगी हुई है वो अभिनंदन और बधाई की पात्र बिल्कुल ही नहीं है। वो जो भी चीज़ें करती है अपनी राजनीति के खातिर करती है। 3 कानूनों को वापस लेना यह भी उनकी राजनीति की सोची समझी चाल है। चलिए, आपने जो भी बातें कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।